गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट जो 11th क्लास की सेकेंड लास्ट यूनिट है उससे रिलेटेड फर्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं इस लॉकडाउन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैम्पर हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा बाधा आई है वो ट्रांसपोर्ट है। लेकिन लिविंग बॉडी का ट्रांसपोर्ट कभी नहीं होता। एक जिंदा शरीर हो चाहे एनिमल का हो या प्लांट का, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट हमेशा चालू रहता है और उसके जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी भी है। तो एनिमल बॉडी में किस बात का ट्रांसपोर्ट होता है, यानी किन चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे पहले आप देखिए एनिमल बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं एनर्जी के लिए फूड की, फूड के मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन की, इन सब के इनलेट यानी बॉडी में एंटर करने के जो रास्ते हैं वो फिक्स हैं, पर इनकी जरूरत पूरी बॉडी को है। जैसे फूड का इनलेट क्या है एनिमल बॉडी में, माउथ ओनली, लेकिन फूड की रिक्वायरमेंट बॉडी के हर सेल को है। तो फिर कैसे पहुंचेगा? थ्रू द ट्रांसपोर्ट। बॉडी के अंदर के इफेक्टिव मैकेनिज्म है पूरे फूड को ट्रांसपोर्ट करने की। आपने खाना खाया, फूड गया स्टमक में, इंटेस्टाइन में, एलिमेंट्री कैनाल पूरी इन्वॉल्व होगी उसके डाइजेशन में, एब्जॉर्ब होकर फूड एंटर होगा ब्लड में और ब्लड स्ट्रीम उसको ट्रांसपोर्ट करेगी पूरी बॉडी। आपने ऑक्सीजन इनटेक की थ्रू योर नॉस्ट्रिल्स, पहुंची कहां तक? लंग्स तक। लंग्स के बाद उसके ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी किसकी? अगेन द ब्लड स्ट्रीम। आपका हृदय, आपका ब्लड उसे कैरी करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड करेगा और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से एनिमल बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए एक इफेक्टिव मीन है। मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनिमल बॉडी में ब्लड स्ट्रीम का बहुत बड़ा रोल है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, पूरी बॉडी में बहता है। इसलिए एनिमल बॉडी का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है, जिसकी पंपिंग का मेन फंक्शन आपके हार्ट के पास है। लेकिन प्लांट बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट डिफरेंट तरीके से, क्योंकि प्लांट बॉडी में ऐसा कोई ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, क्लोज्ड कोई ब्लड वेसल्स नहीं है जिनके अंदर कोई फिक्स लिक्विड बहता हो, और प्लांट बॉडी की रिक्वायरमेंट्स भी थोड़ी अलग है। जैसे प्लांट बॉडी के लिए कौन कौन से मटेरियल हैं जिनके ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले वाटर। वाटर का ट्रांसपोर्ट प्लांट बॉडी में कैसे होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन वाटर का सोर्स क्या है किसी भी प्लांट के लिए? दैट इज सॉइल ओनली। प्लांट वाटर को, ज्यादातर प्लांट वाटर को केवल अपनी रूट्स के थ्रू सॉइल से ले सकते हैं। कुछ प्लांट अपनी सरफेस से भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, पर मैक्सिमम प्लांट वाटर को कहां से लेते हैं? सॉइल से, रूट्स के थ्रू। यानी वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो कौन सी डायरेक्शन में होना है? अपवर्ड डायरेक्शन, फ्रॉम सॉइल, फ्रॉम रूट्स टू एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। तो उसके लिए एक पूरा इफेक्टिव सिस्टम है प्लांट बॉडी में, हम इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है ऑक्सीजन, गैसियस ट्रांसपोर्ट। इसके बारे में ध्यान दीजिए कि प्लांट बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए कोई बहुत बड़ा इफेक्टिव सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि प्लांट बॉडी की डिजाइन कुछ इस तरह की है कि प्लांट बॉडी की लगभग सारी सेल्स किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होती है। इसलिए प्लांट बॉडी को ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं होती, जैसे एनिमल बॉडी में ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसा कैसे होता है? प्लांट की ज्यादातर लिविंग सेल्स जो हैं वो, मैंने अभी अभी कहा था कि किसी ना किसी तरीके से सीधे सीधे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहेगी। लीफ में स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा रंध्र बोलते हैं हिंदी में इन्हें। स्टोमेटा
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ गैसेस एक्सचेंज करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। बाहर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा, प्लांट लीफ के अंदर सेल्स के पास उसकी कमी होगी, डिफ्यूजन के थ्रू स्टोमेटा से ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। लेकिन इसे आगे कैरी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लगभग ये सारी सेल्स जो सब स्टोमेटल कैविटीज हैं उनके थ्रू सीधा सीधा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में। लीफ की एनाटॉमी में हम इस बात को डिटेल में समझेंगे। तो इस तरीके से लीफ की सेल्स ऑलमोस्ट कांटेक्ट में आ गए, रूट्स आर अंडरग्राउंड, लेकिन रूट सेल्स सॉइल के अंदर जो एयर स्पेस होते हैं उनके कांटेक्ट में। रूट की जो लिविंग सेल्स होती है वहां से ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर सकती हैं, और अगर अवेलेबल नहीं है तो रूट में एनारोबिक रेस्पिरेशन की फैसिलिटी है। स्टेम का मेजर पार्ट, अगर वो वुडी स्टेम है, अगर वो एक काष्ठीय तना है, तो जाइलम बहुत ज्यादा पोर्शन उसका कवर करता है, और जाइलम का मेजर पोर्शन डेड होता है। यानी कि स्टेम का मेजर पोर्शन डेड है। डेड सेल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन जो लिविंग सेल्स हैं बीच में, उन तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जब हम एनाटॉमी डिस्कस करेंगे तो हम इस बात को देखेंगे कि जो वुडी स्टेम है उनकी सरफेस पे मिलती है बार्क, हिंदी में हम से कहते हैं छाल। तो वो छाल एक डेड कवरिंग है। कॉर्क एक सब्सटेंस उसके ऊपर होता है जो सुबेरिनाइज्ड होता है, यानी कि सुबेरिन जैसा इम्परमेबल सब्सटेंस उसको कवर करता है। तो वो डेड कवरिंग एक तरीके से स्टेम को कवर कर रही है पूरा, यानी बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कंप्लीटली सेपरेट कर रही है इंटरनल एनवायरनमेंट। लेकिन उसी डेड कवरिंग के ऊपर लेंस लाइक अपर्चर डेवलप होती है, और ये लेंस लाइक अपर्चर कहलाते हैं लेंटिसेल्स। और इन लेंटिसेल्स के थ्रू उस डेड कवरिंग बार्क से होकर भी गैसेस एक्सचेंज स्टेम के इनर जो लिविंग पोर्शन है वहां तक हो जाता है। तने के अंदर के जो जीवित भाग हैं वहां तक गैसीय परिवहन तने की छाल पर उपस्थित इन लेंस समान छिद्रों से हो जाता है, जिन्हें हम कहते हैं वातरंध्र। लेंटिसेल्स को हिंदी में कहते हैं वातरंध्र। ये सारी संरचनाओं के बारे में हम प्लांट एनाटॉमी में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि वाटर का ट्रांसपोर्ट रूट्स के थ्रू अपवर्ड होगा, जाइलम का रोल होता है मेनली इसमें। प्लांट की एनाटॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू होता है जाइलम। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए किसी पर्टिकुलर डेवलप्ड सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है मिनरल्स, इनऑर्गेनिक मिनरल्स। इनऑर्गेनिक मिनरल्स का भी मेजर सोर्स क्या है? सॉइल अगेन, मिट्टी, मृदा। अकार्बनिक जो खनिज हैं उनकी प्राप्ति भी कहां से होती है? मृदा से। और मृदा से उनका अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ देम कौन करेगा? अगेन रूट्स। तो रूट्स मिनरल का एब्जॉर्प्शन सॉइल से करेंगी और फिर मिनरल का अपवर्ड फ्लो, यानी अगेन सोर्स जो है मिनरल का वो सॉइल है। वाटर का सोर्स भी सॉइल है, ऑक्सीजन का सोर्स एयर मोस्टली। तो मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट भी बहुत सारे मामलों में वाटर के साथ डिसॉल्व फॉर्म में होता है, जाइलम्स में होता है। अब ये इस बात को और डिटेल में देखेंगे। देन और क्या चीज है जिसकी जरूरत प्लांट को पड़ेगी ट्रांसपोर्ट के लिए? दैट इज ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है जो ऑर्गेनिक फूड है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्लांट ने जो फूड डेवलप किया अपनी बॉडी के अंदर, उसकी रिक्वायरमेंट भी सभी लिविंग सेल को होगी। तो इस ऑर्गेनिक सॉल्यूट का सिंथेसिस मेनली कौन से पार्ट में हो रहा है? ज्यादातर ये बन रहा है लीव्स के अंदर। कुछ मामलों में जो यंग एपिसेस हैं आपके शूट एपिसेस, उनके अंदर भी इसका सिंथेसिस होता है। तो
इसका सिंथेसिस प्लांट बॉडी में ज्यादातर टिप रीजन्स में हो रहा है और वहां से इसको कंप्लीट प्लांट बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो मोस्टली इसका सिंथेसिस तो हो रहा है अपवर्ड और इसका मूवमेंट होना है डाउनवर्ड। जब लीफ फूड को बनाती हैं तो फिर उनका जो फ्लो है वो मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है, पूरी प्लांट बॉडी में वो फ्लो करेंगे। और ये फूड किसके थ्रू फ्लो होगा? फ्लोएम के थ्रू। तो फ्लोएम के अंदर ये जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है ये लीफ से सभी डायरेक्शंस में हो रहा है। पर चलो हम ये मान लेते हैं कि लीफ अपवर्ड प्रेजेंट है और अगर रूट को फूड चाहिए तो स्टेम से होकर उसका मूवमेंट कैसा कंसीडर करेंगे हम? डाउनवर्ड। पर आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट की रूट भी फूड को स्टोर करता है। जड़ों में जो भोजन संग्रह होता है, जैसे आपने देखा गाजर, मूली, शलजम, कैरेट, रेडिश, टर्निप, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो फूड को रूट्स में स्टोर करते हैं। रूट्स में फूड स्टोरेज का पर्पस क्या है? ये प्लांट के फर्दर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए किया जाता है। पौधे आगे जाकर जब रिप्रोड्यूस करेंगे, प्रजनन के समय जब उनमें फूल आएंगे, स्पेशली तब उन्हें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि तब प्लांट्स नई पत्तियां नहीं बना रहे होंगे। तब उनके जो शूट एपेक्स हैं वो फ्लोरल एपेक्स हो गए हैं। उससे पहले वो वेजिटेटिव थे, अब वो रिप्रोडक्टिव हो गए। उससे पहले वो कायिक प्ररोह थे, जब उन पर पत्तियों का निर्माण हो रहा था। अब वो शीर्ष भाग जननिक हो गए, अब वो पुष्पों का निर्माण कर रहे हैं। उसके लिए उन्हें अतिरिक्त पोषण की रिक्वायरमेंट है। इस एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन को फुलफिल करने की जिम्मेदारी होती है इन स्टोरेज ऑर्गन्स की। जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ प्लांट्स में रूट्स फूड को स्टोर करती है, तो जो जड़ों में जो भोजन संग्रहित किया जा रहा है, ये जब पादप में फूल लगेंगे उस वक्त उसकी जननिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यहां से सप्लाई किया जाएगा। तो ये रूट फूड को सप्लाई करेंगी। अब फूड के सप्लाई का सोर्स रूट है और अब फूड का ट्रांसपोर्ट होगा अपवर्ड, यानी कि स्टेम के अंदर जो फ्लोएम है उसमें से फूड का ट्रांसपोर्ट हमेशा डाउनवर्ड हो, जरूरी नहीं है, वो ट्रांसपोर्ट अपवर्ड भी हो सकता है। तो इस तरीके से फूड के ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन को अगर हम देखें तो हम इसे मल्टी डायरेक्शनल कह सकते हैं। केवल स्टेम के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम इसे बाई डायरेक्शनल कह सकते हैं। अर्थात भोजन का परिवहन पादप के अंदर बहुदिशीय रूप से होता है। तने के फ्लोएम में से हम बात करें तो ये द्विदिशीय होगा, पत्तियों से नीचे की ओर भी जा सकता है, जड़ों से ऊपर की ओर भी जा सकता है। इस प्रकार से आप पादप के अंदर विभिन्न पदार्थों के परिवहन को समझ सकते हैं। तो in plant body the transport of different material occurs in such way and the materials included are water, oxygen, mineral, organic solutes and PGR are also included, plant growth regulators, plant hormones, जिनकी नेचर मोस्टली ऑर्गेनिक होती है। तो उनका ट्रांसपोर्ट भी हम डिस्कस करेंगे, पर वो अलग से एक टॉपिक है आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ग्रोथ वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, तो उनके मूवमेंट को हम अलग से डिस्कस करेंगे। आज वाले टॉपिक में हम सबसे पहले स्पेशली वाटर के ट्रांसपोर्ट पे ध्यान देंगे, उसके अलावा मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट को भी डिस्कस करेंगे और सबसे एंड में हम ऑर्गेनिक फूड के ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये तो हमने देखा कि प्लांट बॉडी में किन किन चीजों का ट्रांसपोर्ट होना है। अब वो किस किस तरीके से होना है इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वाटर। सब्सटेंस कोई सा भी हो, प्लांट बॉडी में उसको जो डिस्टेंस तय करनी है वो दो तरह की, यानी पदार्थ कोई भी हो, पादप के अंदर उसे दो प्रकार की दूरियों को तय करना होता है। एक होती है शॉर्ट डिस्टेंस और एक होती है लॉन्ग डिस्टेंस। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं, कई बार 100 फुट तक ऊंचाई तक पेड़ मौजूद होते हैं और बहुत छोटे पौधे भी होते हैं। पर प्लांट बॉडी कोई सी भी हो, दोनों में ये दोनों तरह के ट्रांसपोर्ट देखे जाते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस एंड
long distance. Then what is included in short distance transport? छोटी दूरी के परिवहन में क्या क्या शामिल है? देखिए, कोई भी पदार्थ अगर एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रवेश करता है, सेल टू सेल मूवमेंट, that is included in short distance transport. If a substance move within the cell, अगर कोई पदार्थ कोशिका के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है, तो ये विद इन द सेल, ये भी एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल को जाना है, तो ये भी शॉर्ट डिस्टेंस में काउंट होगा। और इसके साथ सेल टू एक्सटीरियर एंड वाइस वर्सा। मतलब ये कि किसी सब्सटेंस को सेल से बाहर आना है या बाहर से अंदर एंटर करना है, तो सेल का उसके सराउंडिंग यानी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ ट्रांसपोर्ट, एक सेल का किसी नेबरिंग सेल के साथ ट्रांसपोर्ट, और एक सेल के अंदर ही सब्सटेंस का इधर से उधर ट्रांसपोर्ट, ये सारे ट्रांसपोर्ट शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। और आपको पता है इसकी आवश्यकता पड़ेगी। एक कोशिका में कुछ पदार्थ संश्लेषित होते हैं, तो एक जगह बनते हैं, दूसरी जगह उनका इस्तेमाल होता है। जैसे राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, हम सब जानते हैं, और लेकिन वो प्रोटीन पूरी सेल के इस्तेमाल में आते हैं। तो जो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जुड़े हुए हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम सुना होगा आपने, जिस पर राइबोसोम मौजूद होते हैं। तो आरईआर जो प्रोटीन बनाएगी, उसकी जरूरत अगर पूरी सेल को है, तो फिर सेल के अंदर इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से कुछ प्रोटीन ऐसे भी बनते हैं सेल में, जिनकी जरूरत सेल से बाहर होती है। वो किसी दूसरी सेल को चाहिए हो सकते हैं, या सेल से बाहर कोई ऐसा मटेरियल है जिसकी रिक्वायरमेंट सेल को है, तो वो सेल अपने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से उस सब्सटेंस को रिसीव करेगा। ये सारी चीजें, ये सारे तरह के ट्रांसपोर्ट शॉर्ट डिस्टेंस में काउंट होते हैं। और इन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स होते हैं, अर्थात छोटी दूरी के, लघु दूरी के स्थानांतरण के जो तरीके हैं पादप के अंदर, उसमें शामिल होते हैं कुछ बहुत आधारभूत परिवहन के तरीके, वेरी फंडामेंटल टाइप ऑफ वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक डिफ्यूजन, विसरण हिंदी में इसे कहते हैं। तो सबसे आसान तरीका जो पदार्थों के परिवहन का है वो है विसरण। छोटी दूरी के परिवहन में इसके अलावा सहायता करते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब है कोशिका द्रव्य परिवहन, अर्थात कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, वो साइटोप्लाज्म ही क्या करता है, वो इधर से उधर मूव करता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम इसको बोलते हैं, कोशिका द्रव्य परिवहन कह सकते हैं, या कोशिका द्रव्य गतियां भी इसको कह सकते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर कभी कभी सर्कुलर मूवमेंट करता है, साइक्लोसिस भी नाम दे दिया जाता है इसको, या कई बार अलग अलग टुकड़ों में भी मूव करता है। और सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट होते हैं, कोशिका कंकाली जो अवयव होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा माइक्रोफिलामेंट्स का, वो इसमें हेल्प करते हैं। हम साइटोलॉजी में इनके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो डिफ्यूजन हो गए, ये कोशिका के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर पदार्थों के परिवहन में सहायता कर सकते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग विद इन द सेल होती है, इसको ध्यान रखें, ये केवल कोशिका के अंदर संपन्न होती है। इसके बाद आता है आपका विसरण का ही एक विशेष प्रकार होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ऐसा डिफ्यूजन जिसको किसी अन्य पदार्थ की सहायता से किया जाए, सुगमीकृत विसरण बोलते हैं इसको, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। हम समझते हैं इसको डिटेल में। और फाइनली हम इन तरीकों में शामिल कर सकते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय परिवहन। तो देखिए, छोटी दूरी के परिवहनों में शामिल हैं विसरण, कोशिका द्रव्य परिवहन गतियां, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सुगमीकृत विसरण, और सक्रिय परिवहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
ये वो तरीके हैं जिनकी मदद से पदार्थ कम दूरी के लिए स्थानांतरित होता है। कम दूरी में क्या क्या शामिल मैं आपको बता चुका हूं। कोशिका के अंदर पदार्थों का परिवहन, कोशिका और बाहरी माध्यम के मध्य पदार्थों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल एंड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन टू नेबरिंग सेल्स, दो आसन्न या पास में स्थित कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय। ये सब शॉर्ट डिस्टेंस में काउंट होते हैं। और इन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए ये तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आप इनको जानने के बाद समझ जाओगे कि इन तरीकों से बहुत ज्यादा लंबी दूरी तक परिवहन नहीं करवाया जा सकता। अभी देखते हैं। इसके बाद काउंट होता है लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब क्या है? अभी भी हमने देखा कि पादप ने जल का अवशोषण किया जड़ों से, फ्रॉम रूट्स। वाटर एब्जॉर्प्शन कहां से हुआ? जड़ों से। और जड़ों से उस जल का अवशोषण करके कहां तक पहुंचाया गया? पत्तियों तक। लीव्स की क्या आवश्यकता है? जड़ भूमि के नीचे मौजूद है, अंडरग्राउंड प्रेजेंट है रूट्स, और लीफ प्लांट में 100 मीटर की हाइट पर भी हो सकती है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें इतनी ज्यादा हाइट पर से लीव्स प्रेजेंट होती हैं। तो इस हाइट तक उस वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, अभी हमने जो तरीके पढ़े उनमें से किसी के बस का नहीं। तो फिर इस हाइट पर वाटर का ट्रांसपोर्ट किसी और तरीके से ही पॉसिबल है, इसलिए इसे काउंट किया गया लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में रूट से लीव्स तक वाटर का ट्रांसपोर्ट शामिल होगा। इसी तरह जो लीव्स ने फूड बनाया था और उस फूड को स्टोर आपने रूट्स के अंदर किया, तो उस फूड का ट्रांसपोर्ट भी किसमें काउंट होगा? वो भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में काउंट होगा। रूट ने कोई ग्रोथ हार्मोन बनाया और उस ग्रोथ हार्मोन की जरूरत प्लांट के एपेक्स पर है, या प्लांट के एपेक्स पर कोई ग्रोथ हार्मोन सिंथेसाइज हुआ जिसकी जरूरत प्लांट की रूट को है, तो इन सब का ट्रांसपोर्ट किसमें काउंट होगा? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में। तो प्लांट बॉडी के अंदर एक प्लांट ऑर्गन से दूसरे प्लांट ऑर्गन तक, रूट टू स्टेम, स्टेम टू लीफ, लीफ टू रूट, इस तरह का जो भी ट्रांसपोर्ट है वो सब लॉन्ग डिस्टेंस में काउंट होता है। और आपको पता होगा कि इन लीव्स से वाटर ट्रांसपायरेशन फंक्शन द्वारा, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पत्तियों से बाहर भी त्याग जाता है। और यह वाटर आया भी कहां से था? मृदा से आया। तो मृदा से इस जल का प्रवेश जो जड़ों में हुआ, द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द रूट थ्रू द सॉइल, देन इट्स ascending movement up to the leaf and then it's released to the environment, अर्थात इसका आरोहण पत्तियों तक हुआ और फिर इसे वातावरण में मुक्त किया गया। तो ये पूरा ट्रांसपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस में काउंट होता है। इसमें प्लांट के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक का ट्रांसपोर्ट भी शामिल है, और एनवायरनमेंट से प्लांट बॉडी में होने वाला और प्लांट बॉडी से एनवायरनमेंट में होने वाला ट्रांसपोर्ट, ये सब ट्रांसपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में आते हैं। तो फिर कौन सी प्रक्रियाएं, कौन से प्रकार के बल, विच टाइप ऑफ फोर्सेस हेल्प्स इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, हम डिस्कस करते हैं कि लंबी दूरी के परिवहन में किस प्रकार के प्रोसेस मददगार होंगे। तो इसके लिए हमेशा माने जाते हैं जिम्मेदार प्रेशर ग्रेडियंट्स। प्रेशर, दाब, यहां पर एक बल के रूप में हम उसे देखेंगे, ठीक है। तो ये जो दाब है इनकी प्रवणता स्थापित होती है, प्रेशर के ग्रेडियंट से स्थापित होते हैं। क्या मतलब है ग्रेडियंट से? कोई भी पैरामीटर होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, सपोज मैं फोर्स की बात कर लूं, अगर ए से बी तक उसके मेजरमेंट में, उसके मान में कोई चेंज आता है, उसके परिमाण में किसी डिस्टेंस के साथ कोई वेरिएशन आता है, तो उस वेरिएशन का मेजरमेंट ग्रेडियंट कहलाता है। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, किसी भी भौतिक राशि में दूरी के साथ होने वाला परिवर्तन प्रवणता कहलाता है, ग्रेडियंट कहलाता है। क्या मतलब इस बात का? जैसे कि यहां से यहां आपको वाटर पहुंचाना है, तो यहां से मान लीजिए कोई फोर्स अप्लाई किया गया जिसका असर यहां तक आया, तो जल इसकी मदद से ऊपर चढ़ गया। तो इस प्रकार यहां से यहां तक इस दूरी में इस कोई जिस फोर्स की हम बात कर रहे हैं उसकी एक प्रवणता स्थापित होती है। तो इस तरह से बड़े बड़े
ह्यूज प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होते हैं प्लांट बॉडी के अंदर, और वो प्रेशर ग्रेडियंट ही लंबी दूरी तक पदार्थों के परिवहन में सहायता करते हैं। ओनली ह्यूज प्रेशर ग्रेडियंट कैन हेल्प इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट। अब ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है ये दो तरह के, एक होते हैं पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट और दूसरे होते हैं नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट। पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है काइंड ऑफ पुश, जैसे कि नीचे से एक बल लगाया गया और उसकी वजह से कोई सब्सटेंस यानी वाटर मान लीजिए ऊपर चढ़ गया। जैसे आप पानी भरने की मोटर ऑन करते तो वो मोटर एक पुश डेवलप करती है और जो वाटर है वो बहुत हाइट तक जो आपका हॉस पाइप है उसके थ्रू चढ़ जाता है ऊपर की टंकी। इट्स काइंड ऑफ पुश। तो ये पुश वाले जो फोर्सेस होते हैं वो पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट में काम करते हैं। देन व्हाट इज अबाउट नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट? नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट्स आर इक्विवेलेंट टू पुल। ये खिंचाव के समतुल्य है। इसमें जो प्रेशर होगा वो एक प्रकार का खिंचाव बल होगा। ठीक वैसे ही जैसे जब आप स्ट्रॉ लगा के जूस पीते हैं तो आप स्ट्रॉ के टिप पर एक सक्शन डेवलप करते हैं, एक तरह का खिंचाव डेवलप करते हैं और उसकी वजह से वो जूस ग्लास में से होके स्ट्रॉ से चढ़ता हुआ आपके माउथ तक पहुंच जाता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ सक्शन, इट्स अ काइंड ऑफ पुल। ओके, सो नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट पुल की तरह काम करते हैं और पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट पुश की तरह काम करते हैं। धनात्मक दाब प्रवणताएं और ऋणात्मक दाब प्रवणताएं, ये दोनों प्रकार की दाब प्रवणताएं पादप शरीर में विभिन्न कारणों से उत्पन्न होती हैं। Both type of pressure gradients are developed in the plant body through various means and they are responsible for long distance transport। और यही लंबी दूरी के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो क्या देखा आपने कि पादप में पदार्थों का परिवहन, किसी भी पदार्थ का परिवहन हम देखें तो वो दो प्रकार से है, छोटी दूरी का और लंबी दूरी का, और इनके क्या क्या तरीके हैं उनको हमने डिस्कस किया। तो अब हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स हैं, जो उनके वे हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करें। सबसे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने नाम दिया था डिफ्यूजन। तो चलिए हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के तरीकों को पढ़ेंगे और उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आज डिफ्यूजन। बहुत ही इजी सा वर्ड है डिफ्यूजन, हिंदी में इसको कहते हैं मिश्रण। साइंस के स्टूडेंट लगभग सभी इसका नाम सुन चुके होते हैं और छोटी क्लास में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। डिफ्यूजन शब्द का सीधा सा मतलब है किसी भी पदार्थ का उसकी उच्च सांद्रता, हाई कंसंट्रेशन से उसकी निम्न सांद्रता की ओर परिवर्तन। The movement of any substance from its high concentration to low concentration, इसी को हम कहते हैं मिश्रण। साधारण उदाहरण की बात करूं बिल्कुल, तो आप सब देखते हैं जैसे अपने कमरे के एक कोने में एक अगरबत्ती जलाते हैं और उस अगरबत्ती से जो धुआं निकलेगा उसमें उसकी खुशबू होगी और वो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाएगा। जहां जहां वो नहीं है वहां वहां वो अपने आप डिफ्यूज होकर पहुंच जाएगा। ये सिंपल डिफ्यूजन का एग्जांपल है। एक बीकर में हमने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को डाला, थोड़ी देर बाद ये पूरा सब्सटेंस इस वाटर में डिफ्यूज हो जाएगा और सभी जगह पर पहुंच जाएगा और ये पूरा पानी लाल हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर रेड हो जाएगा। तो ये डिफ्यूज होकर पूरे मटेरियल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस तरह से कोई भी सब्सटेंस अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करेगा कब तक? जब तक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मौजूद है, जब तक सांद्रता प्रवणता उपस्थित। जब सांद्रताओं के अंतर खत्म हो जाएंगे, when there is no difference of concentration, then this diffusion will stop automatically। तो विसरण की प्रक्रिया पूरी तरह सांद्रता प्रवणता के अंतर पर आधारित है। इसको इस बात से कोई फर्क नहीं
या उसी माध्यम में एक साथ कितने पदार्थों का हो रहा है? एक माध्यम में सभी पदार्थ स्वतंत्र रूप से विसरित हो सकते हैं अगर सांद्रता प्रवणताओं के अंतर मौजूद है। मींस इन ए मीडियम many substances can diffuse independently if there is difference of concentration rate. The diffusion of one substance does not depend on diffusion of other substance through a common medium. एक सामान्य माध्यम में एक पदार्थ के विसरण से दूसरे पदार्थ का विसरण पूर्णतः स्वतंत्र होता है। वो केवल उनकी सांद्रता प्रवणताओं पर निर्भर करता है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। तो फिर हम देख सकते हैं विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। कौन कौन से कारक हैं जो पादप शरीर में विसरण को प्रभावित करें? सबसे पहली बात, पार्टिकल साइज। जिस भी सब्सटेंस का डिफ्यूजन हो रहा है, जिस भी पदार्थ का विसरण हो रहा है, उसके कणों का आकार यहां महत्वपूर्ण होगा। और इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि आकार अगर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन घटेगा। कणों का आकार बढ़ने पर उनके विसरण की दर में कमी आती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम क्या देख सकते हैं? चार्ज ऑन पार्टिकल। क्योंकि यहां पे हमें ध्यान रखना होगा कि जीवित कोशिकाओं में, लिविंग सेल्स में जो मटेरियल इनटेक होता है उनमें बहुत बड़ा रोल आयंस का होता है। क्योंकि लिविंग सेल्स में मिनरल्स जो है आयंस के फॉर्म में होते हैं और आयंस चार्ज होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो उनके ऊपर का चार्ज भी रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि सेल के अंदर अगर कोई भी मटेरियल एंटर कर रहा है तो वो सेल की मेम्ब्रेन से होकर अंदर आएगा। और मेम्ब्रेन की नेचर, जो कि हम साइटोलॉजी में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर आपको शायद पता हो कि मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और लिपिड्स जो है वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं। लिपिड्स अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। अध्रुवीय का मतलब जिन पर आवेश नहीं होता, जो वाटर को रिपेल करने वाले हैं, पोलर सब्सटेंस को रिपेल करने वाले हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर बोलते हैं इसे, जल प्रतिकर्ष या जल विरागी प्रकृति बोलते हैं इसे। अर्थात जो लिपिड्स हैं और फॉस्फोलिपिड की बनी हुई जो मेम्ब्रेन है वो नॉन पोलर नेचर की है खुद, और इसीलिए वो नॉन पोलर सब्सटेंस को आसानी से गुजरने देगी, जबकि चार्ज पार्टिकल्स आर पोलर इन नेचर। जो आवेशित कण होते हैं वो ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं और इसलिए चार्ज पार्टिकल्स उस मेम्ब्रेन से होकर उतनी आसानी से नहीं गुजर पाएंगे। इसलिए हम जिस डिफ्यूजन को डिस्कस कर रहे हैं उस डिफ्यूजन में सारा का सारा मूवमेंट एक लिविंग सिस्टम को बेस लेके बात की गई है और लिविंग सिस्टम में मटेरियल को मेम्ब्रेन से होकर पास होना है और मेम्ब्रेन की नेचर नॉन पोलर है, इसलिए चार्ज पार्टिकल उसमें आसानी से मूव नहीं करेंगे। इसलिए चार्ज के इंक्रीज होने पर रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज होती है। तो हम देखा कौन से कारक विसरण प्रभावित करते हैं। कणों का आकार बढ़ने पर विसरण घटता है, कणों पर आवेश बढ़ने पर विसरण घटता है। और इसके अलावा यहां पर रेट ऑफ डिफ्यूजन को पार्टिकल के डेंसिटी के साथ भी रिलेट किया जा सकता है। विसरण की जो दर है वो पदार्थ का जो घनत्व होता है उसके वर्गमूल के व्युत्क्रमण पर। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ डेंसिटी। तो कहने का मतलब पदार्थ का घनत्व बढ़ेगा, पदार्थ का आकार बढ़ेगा, पदार्थ का आवेश बढ़ेगा तो उसका विसरण घटेगा, उसके विसरण की दर कम होगी। तो ये चीजें केमिस्ट्री में, फिजिक्स में ज्यादा काम की है। बायोलॉजी में तो विसरण की भूमिका सिर्फ इस बात में होती है कि कौन सी प्रक्रियाएं विसरण द्वारा संभव है। बायोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है डिफ्यूजन की, वो ये जानने की है कि which process in a living system, especially the plant body, occurs through diffusion. पादप शरीर में कौन सी प्रक्रियाएं विसरण द्वारा संपन्न होती हैं? उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन। हम सब जानते हैं कि पादप की पत्तियों या वायवीय भागों थ्रू लीव्स एंड द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स जो वाटर वेपर्स है, जलवाष्प है, वो वातावरण में मुक्त की जाती है। तो इसी प्रक्रिया को नाम दिया जाता है वाष्पोत्सर्जन।
ट्रांसपिरेशन, और ये ट्रांसपिरेशन जो होता है इसमें जो जलवाष्प का त्याग पादप शरीर करता है, किस प्रक्रिया के द्वारा करता है? विसरण प्रक्रिया के द्वारा, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गया वाष्पोत्सर्जन। दूसरी बात, प्लांट बॉडी में हमने गैसेस एक्सचेंज की बात की थी। इसी लेक्चर में हमने स्टार्टिंग में देखा था कि लीफ की सरफेस किस तरीके से एनवायरनमेंट के साथ गैसेस एक्सचेंज करती है। तो जो गैसीय विनिमय होता है, मैंने कहा था ये सांद्रता के अंतर से ही होता है, यानी कि कंसंट्रेशन के डिफरेंस से जो गैसेस एक्सचेंज होता है, इसमें भी कौन सी प्रक्रिया सहायक है? इसमें भी विसरण प्रक्रिया सहायक है, यानी कि गैस की सांद्रता जिस दिशा में ज्यादा, वहां से वो उस दिशा में चली जाएगी जहां उसकी सांद्रता कम। मान लीजिए पत्ती के अंदर ऑक्सीजन की कमी, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा, तो विसरण के द्वारा ऑक्सीजन पत्ती में प्रवेश करेगी। तो वाष्पोत्सर्जन, गैसीय विनिमय, पादप शरीर में कई ऐसे पदार्थ निर्मित होते हैं जैसे कि वोलेटाइल ऑयल्स बनते हैं प्लांट में, वाष्पशील तेल, जिनके कारण आपने देखा होगा फूलों में खुशबू होती है। तो फूलों की खुशबू एनवायरनमेंट में फैलती है, किसके द्वारा? विसरण प्रक्रिया द्वारा। तो पादप के फूलों की खुशबू का वातावरण में फैलता है। The spreading of fragrance of flowers, the gases exchange, the transpiration, they all depends on diffusion. तो विसरण प्रक्रिया का पादप में ये भूमिका है, और ये सारी बातें विसरण प्रक्रिया से संबंधित थी। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात, अभी मैंने आपको कहा था कि विसरण प्रक्रिया केवल किस पे निर्भर करती है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर, और किस दिशा में ट्रांसफर होता है? हाई टू लो, यानी हम इसे कहेंगे अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डिफ्यूजन मूवमेंट हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होता है, यानी ये अपने आप चलने वाला प्रोसेस है, एक डाउनहिल प्रोसेस है। जैसे ऊपर से आप कुछ लुढ़का दो तो वो अपने आप नीचे की ओर आ जाएगी। तो इस तरीके का डाउनहिल प्रोसेस है डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए सेल कभी भी कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं। ये खास बातें आपको विसरण में ध्यान रखनी पड़ेगी। डिफ्यूजन हमेशा सांद्रता प्रवणता की दिशा में होता है, ये एक प्रकार का डाउनहिल मूवमेंट है, ये हमेशा उच्च से निम्न सांद्रता की होता है, और इसमें कभी भी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये मुख्य बातें विसरण के दूसरे अन्य तरीकों से तुलना में भी मानते हैं। चलिए दूसरा प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सुगमीकृत विसरण। बात करते हैं सुगमीकृत विसरण। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये भी एक प्रकार का विसरण ही है, लेकिन इस विसरण को किसी अन्य पदार्थ की सहायता से सुगम बनाया गया है। इट विल बी फैसिलिटेटेड विद द हेल्प ऑफ सम सब्सटेंस। देखते हैं, तो अभी हम बात कर रहे थे कि हमारा सारा जो ट्रांसपोर्ट का मामला है वो हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? हम इसे पादप शरीर के लिए पढ़ रहे हैं, प्लांट बॉडी के लिए ट्रांसपोर्ट को डिस्कस कर रहे हैं। प्लांट बॉडी का मतलब उसके अंदर की लिविंग सेल्स का रोल होगा। तो लिविंग सेल के अंदर कोई भी मटेरियल जब एंटर करेगा तो उसे क्या क्रॉस करनी है? उसे क्रॉस करनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नेचर मैंने आपको बताई थी कि इसमें लिपिड मिलते हैं, फॉस्फोलिपिड मिलते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि इस तरीके से फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर्स जो होती हैं वो इस मेम्ब्रेन को बनाती है। और फॉस्फोलिपिड की नेचर अभी हमने देखी कैसे थी, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर मेम्ब्रेन में से पोलर सब्सटेंस कैसे गुजरेंगे? जैसे कि वाटर खुद अपने आप में एक पोलर सब्सटेंस है, ध्रुवीय अणु जल, बहुत सारे आयंस, ये आयन इस मेम्ब्रेन से गुजरने में डिफिकल्टी फेस करते हैं। भले ही इसकी सांद्रता बाहर ज्यादा अंदर कम हो, तो सांद्रता प्रवणता के अनुसार इसे बाहर से अंदर आ जाना चाहिए। अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफ्यूजन शुड बी देयर फ्रॉम हायर टू लो कंसंट्रेशन, पर ये पदार्थ केवल विसरण प्रक्रिया द्वारा अंदर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि ये झिल्ली उन्हें गुजरने नहीं देती, क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी है?
अध्रुवीय है और ये अणु कैसे हैं, ध्रुवीय प्रकृति। तो फिर इस झिल्ली में मौजूद कुछ पदार्थ, कौन, स्पेशली कुछ प्रोटीन इस तरह का एक रास्ता देते हैं जिससे होकर ये पदार्थ अपनी सांद्रता प्रवणता की दिशा में अंदर प्रवेश कर सकते हैं, या अगर अंदर सांद्रता ज्यादा है तो अंदर से बाहर जा सकते हैं। कहने का मतलब अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही इनका मूवमेंट होगा। तो फिर ये प्रोटीन क्या करते हैं विसरण में सहायता के लिए? कई बार ये प्रोटीन इसी मेम्ब्रेन में व्यवस्थित होकर एक चैनल डेवलप करते हैं और वो चैनल उन पदार्थों को गुजरने के लिए एक रास्ता देता है, जैसे कि टनल प्रोटीन इसमें है। कई बार ये प्रोटीन खुद अपने ऊपर पदार्थों को आसंजित करके गुजरने के लिए रास्ता देता है। कहने का मतलब ये प्रोटीन केवल उस पदार्थ को गुजरने में मदद कर रहे हैं। दिस प्रोटीन ओनली फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू डिफ्यूजन, मींस अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि केवल सांद्रता प्रवणता की दिशा में जाने में मदद कर रहे हैं। ये प्रोटीन्स क्या नहीं करेंगे, कभी भी सुगमीकृत विसरण यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के दौरान प्रोटीन एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे, ऊर्जा का खर्चा नहीं करेंगे, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूवमेंट नहीं करवाएंगे। और दूसरा, जो ऑलरेडी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का सेटअप है उसे चेंज नहीं करेंगे। सो द प्रोटीन हेल्पिंग इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नेवर स्पेंड द एनर्जी and never change the setup of concentration gradient. ये प्रोटीन कभी भी ऊर्जा का खर्चा नहीं करते और पहले से उपस्थित सांद्रता प्रवणता की स्थिति को बदलते नहीं, यानी इनकी मदद से भी परिवहन कौन सी दिशा में होगा, उच्च से निम्न सांद्रता की दिशा में। अर्थात इनकी मदद से भी परिवहन केवल सांद्रता प्रवणता की दिशा में होगा। तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है तो एक प्रकार का डिफ्यूजन ही, इसीलिए नाम इसको फैसिलिटेटेड क्यों दिया गया, क्योंकि प्रोटीन फैसिलिटेट दिस प्रोसेस। यहां झिल्ली में उपस्थित कुछ प्रोटीन इसमें मदद करते हैं। तो कहने का मतलब ये भी पूरी तरीके से डाउनहिल प्रोसेस है, इसमें भी कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता, हालांकि इसमें अतिरिक्त रूप से प्रोटीनों की भूमिका होती है जो केवल इस प्रक्रिया में मददगार है। ठीक है, तो ध्रुवीय पदार्थों के परिवहन के लिए झिल्ली को सुगमीकृत विसरण की आवश्यकता होती है और कुछ प्रोटीन इसमें सहायक। ओके, तो ये दूसरा तरीका आपको समझ में आया शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट तरीका है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हिंदी में हम इसे कहते हैं सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन में क्या होता है, देखिए सक्रिय परिवहन में जो सक्रिय शब्द है, एक्टिव जो वर्ड है, वो जो एक्टिव वर्ड है वो इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि यहाँ एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा और सेलुलर सिस्टम में एनर्जी एक्सपेंडिचर किस फॉर्म में होता है, एटीपी। तो आप देख सकते हो सक्रिय परिवहन में ऊर्जा का खर्चा होना है, खर्चा कहां करना पड़ता है, जहां काम मुश्किल हो। तो मुश्किल यहां क्या है, मुश्किल यहां है पदार्थ का परिवहन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सांद्रता प्रवणता के विपरीत दिशा में किसी पदार्थ को लेकर जाना। मान लीजिए कोई सब्सटेंस पहले से सेल के अंदर जाना है और बाहर कम है, फिर भी उसकी जरूरत है सेल को, तो सेल को वो कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर लेकर जाना है। इसके लिए यहां पर उसे ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। इसके लिए अगेन इसकी झिल्ली में शामिल प्रोटीन इसमें सहायक होते हैं, लेकिन इस बार ये प्रोटीन डाउनहिल जर्नी में मददगार नहीं होंगे बल्कि अपहिल ट्रांसपोर्ट करेंगे। जैसे हमें ऊपर चढ़ने के लिए ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, उस तरह से इन्हें भी लो टू हाई कंसंट्रेशन की ओर जाने के लिए, मटेरियल को ले जाने के लिए एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी। और ये प्रोटीन
उस एनर्जी का यूज करके या तो खुद रोटेट होके या मटेरियल को रोटेट करा के कोशिका के अंदर या कोशिका से बाहर, जहां भी सांद्रता प्रवणता के विपरीत दिशा में जाना होगा, स्थानांतरित कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सक्रिय परिवहन में भी प्रोटीन शामिल है। ये एनर्जी एक्सपेंडिचर के साथ होता है, ऊर्जा के खर्चे के साथ होता है, और ये एक अपहिल प्रकार का ट्रांसपोर्ट है। तो पदार्थों की छोटी दूरी के परिवहन के लिए हमने 3 तरीके पढ़े, विसरण, सुगमीकृत विसरण और सक्रिय परिवहन। इन तीनों तरीकों में जो बेसिक डिफरेंस हमने देखा वो ये था कि विसरण की प्रक्रिया पूरी तरह से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी का खर्चा उसमें नहीं होना है, और वो सांद्रता प्रवणता की दिशा में है, और ये केवल पदार्थों की सांद्रता पर निर्भर कर रही है। एक पदार्थ का विसरण दूसरे पदार्थ के विसरण से स्वतंत्र है। सुगमीकृत विसरण में हमने देखा कि यह है तो एक प्रकार का विसरण ही, लेकिन इस विसरण में सहायक होते हैं कुछ प्रोटीन, और स्पेशली ये विसरण झिल्ली से होकर उन पदार्थों का विसरण होता है जिनकी प्रकृति ध्रुवीय होती है। The facilitated diffusion is a type of diffusion of substance which has polar nature. So few protein help or facilitate their diffusion through the membrane. Okay? तो ये बात सुगमीकृत विसरण से संबंधित है। और सक्रिय परिवहन में हमने देखा कि इस बार पदार्थ को अपनी सांद्रता प्रवणता यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट मूव करना है, जिसके लिए एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा, ऊर्जा का खर्चा होगा, इसमें भी कोशिका झिल्ली के प्रोटीन शामिल हैं। तो आज हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट बॉडीज में बहुत ही एलिमेंट्री आइडिया लिया है। सबसे पहले हमने शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के डिफरेंस को समझा है, और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के जो कुछ तरीके थे उनके बारे में हमने एलिमेंट्री आइडिया लिया है। कल के लेक्चर में मैं टेबुलर फॉर्म में आपको डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के डिफरेंसेस को डिस्कस करूंगा, और फिर उससे आगे हम बाकी के अदर ट्रांसपोर्ट मीन्स को समझेंगे। तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आज वाला उसका बेस है। इसको आप पढ़ें, एनसीईआरटी से पढ़ें, इसको आप देखें, और कल वाला लेक्चर इसके कॉन्टेक्स्ट में आप जरूर अटेंड करें। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये लेक्चर किसी भी वे में हेल्पफुल लगते हैं तो जो भी कोई इनसे फायदा ले सकता है आप इसके बारे में इन्फॉर्म करें, और डेफिनेटली अगर आप पाते हैं कि इससे आप कुछ सीख सकते हैं, आपको कुछ चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन पहुँचाएं। थैंक यू।